हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज 14 लेकर के आया हूँ। 13 क्वेश्चन सीरीज तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मतलब हम लोगों ने 195 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो आपकी सीरीज शुरू होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 195 से 196 से शुरू होगी। और ठीक उसी तरीके से 5 क्वेश्चन मैं एंशियंट के, 5 मेडिवल के और 5 मॉडर्न के आपके सामने लेकर के आया हूँ। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196, निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय स्टार्टेड गिविंग द टाइटल ऑफ राय बहादुर टू इंडियंस? क्या वो लॉर्ड रिपन है, क्या वो लॉर्ड लिटन है, क्या वो लॉर्ड मायो है, या वो लॉर्ड डफरिन है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही जवाब है वो है आपका लॉर्ड लिटन है। ठीक है, बात अब देखिए। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हिंदुओं को और ईसाइयों को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। बहादुर की उपाधि देना शुरू किया गया था। ठीक है, बात अब देखिए। जहां पर राय का मतलब होता है राजा और बहादुर का मतलब होता है सम्मानित, सम्मानित व्यक्ति या फिर जिसको ये उपाधि दी जा रही है। ठीक है, बात अब इसी तरीके से मुस्लिमों को जो उपाधि दी जाती थी, मुस्लिमों को जो उपाधि दी जाती थी वो था आपका खान बहादुर का, और सिखों को दिया जाता था सरदार बहादुर का। सरदार बहादुर की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, बात तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या हो गया? निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि देना आरंभ किया था? तो उसका सही जवाब हो गया आपका लॉर्ड लिटन हो गया है। मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बात अब लॉर्ड कर्जन के कुछ काम है जो आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे पहला काम है 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ठीक है, बात 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी पद का सृजन, सीआईडी भाग का निर्माण। ठीक है, बात और 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। ठीक बात, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1902, 1903 और 1905 की घटना याद रखिएगा। ठीक है बात, और इन्हीं के समय जो था वो आपके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसका भी पुनर्गठन हुआ था। इसको भी दिमाग में आप लोगों को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, पोर्टो की लड़ाई, पोर्टो निम्नलिखित में से पोर्टो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड इन पोर्टो? तो पोर्टो की जो लड़ाई थी वो हुई थी 1781 में। पोर्टो की जो लड़ाई थी वो हुई थी 1781 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था सर आयरकूट, आयरकूट और हैदर अली के बीच में, जो मैसूर के शासक थे, हैदर अली, उनके नेतृत्व में ये आपका हुआ था। और इसमें जो था वो आपके हैदर अली पराजित हो गए थे और सर आयरकूट इसमें जीत गए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपके हैदर अली है। मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इनको हरजाना भी इसके बाद देना पड़ा था। ठीक है, बात क्वेश्चन नंबर 199, एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? एल्फिंस्टन वाज द गवर्नर ऑफ कहाँ का था? अब देखो बाबू, एल्फिंस्टन जो था वो आपका स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था बाबू? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ठीक है बात, अच्छा। अगर इसकी बात करते हैं तो यह 1819 से लेकर के 1827 तक, 1819 से लेकर के 1827 तक यह बॉम्बे का गवर्नर रहा था। कहाँ का गवर्नर रहा था बेटा? मुंबई का गवर्नर रहा था। ठीक है, बात इसको दिमाग में रखिएगा। एल्फिंस्टन स्कॉटलैंड का था और भारत में एक राजनयिक और इतिहासकार के तौर पर रहा था। और 1819 से लेकर के 1827 तक ये मुंबई का गवर्नर बन करके रहा था। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 200 पर। यहाँ पर आपका 200 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 200 क्या कहता है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपका मिडवे शुरू हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है बात। अब ये पोस्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट की अगर आप बात करते हो तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ था। लॉर्ड डल हाउजी के समय शुरू हुआ था, और 1854 में कब हुआ था बेटा? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय इसको पारित किया गया था, और ये लागू कब से हुआ था? 1 अक्टूबर 1854 से ये क्या हुआ था बाबू? लागू हुआ था। 1 अक्टूबर 1854 से ये लागू हो गया था, और इस समय लगभग 701 डाकघर का निर्माण किया गया था। 701 डाकघर का निर्माण किया गया था। ठीक है बात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1854। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। 701 जो डाकघर थे ये किसके अंडर आते थे बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आते थे। 1 अक्टूबर 1854 से ये लागू हो गया था। अगर ईयर पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ 1854 बोलेंगे। अगर पूछता है किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है बात। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 201 पर, 201 पे। अब देखो यहाँ पे लिखा है फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानून का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इस्लामिक लॉ बाय द नेम ऑफ फतवा ए आलमगीरी वाज रिटन डाउन अंडर द ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। अब देखो ये जो फतवा ए आलमगीरी था, इस तरह समझो ये उस समय के इस्लामिक कानून था बेटा। इस्लामिक कानून था। अब ये जो इस्लामिक कानून था उसको लिपिबद्ध करने का काम किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था बेटा औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था बेटा? औरंगजेब के शासनकाल में। बहुत सारे जो विद्वान व्यक्ति थे जिसको इस्लामिक कानून के बारे में जानकारी थी, वो एक साथ बैठते हैं और वो बैठ करके इस कानून को लिपिबद्ध करते हैं, जिसको कहा जाता है फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी। आलमगीर के नाम से आप किसको जानते हो बेटा? औरंगजेब को जानते हो। औरंगजेब ने ही आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अनुदेशक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, वो किस देश से था? तो इब्न बतूता द famous Muslim instructor who came to India during the reign of Muhammad bin Tughlaq was from which country? तो अगर देखा जाए तो इब्न बतूता जो था वो आपका अफ्रीका का रहने वाला था। अफ्रीका में एक देश है मोरक्को। अफ्रीका में एक देश है बेटा मोरक्को। मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है बात। और ये 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। 1333 कहाँ पर आता है बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। ठीक है बात। अब 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। 1349 में मोहम्मद बिन तुगलक इसे भारत से राजदूत बना करके चीन भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं बेटा? चीन भेजते हैं। चीन भेजते हैं। ठीक है बात। तो ये जो इब्न बतूता था वो अफ्रीका के मोरक्को में रहने वाला था। 1333 में ये भारत में आता है, दिल्ली में 1333 में आता है, और इसे काजी के पद पर नियुक्त किया करता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। 1349 में इसको मोहम्मद बिन तुगलक भारत में राजदूत बना करके चीन भेजता है। तोगन तिमूर, उस समय चीन के जो शासक थे उनका नाम था तोगन तिमूर के दरबार में इसको भेजा है। ठीक है बात। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है बेटा रेहला। रेहला बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है बात। तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था बाबू? मोरक्को का रहने वाला था। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। जौनपुर में शर्की राज्य स्थापित किया था। द शर्की स्टेट वॉज स्टैब्लिश्ड इन जौनपुर। किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बात तो जौनपुर को देखते हैं। जौनपुर की स्थापना जो है बाबू वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसकी याद में? अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में करवाया था, जिसका वास्तविक नाम था जौना खान। ये उसका फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने आपके जौनपुर की स्थापना करवाई थी। किस नदी के किनारे स्थित है बेटा? गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है बात। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद जब शासनकाल आगे बढ़ता है तो इस समय आपके शासक बनते हैं नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद 1394 में नसीरुद्दीन महमूद मलिक 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 सरवर को ठीक है बात, मलिक सरवर को जौनपुर का शासक बनाते हैं। जौनपुर का जौनपुर का शासक बनाते हैं। ठीक है बात। पुरुका स्वामी इनको उपाधि दी जाती है और जौनपुर का शासक बना देते हैं। अब क्या होता है? अब नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही क्या होता है? तैमूर भारत पर आक्रमण कर देता है, मतलब दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। उसी समय जब दिल्ली की स्थिति कमजोर हुई थी तो उस समय मलिक सरवर ने आपके शर्की वंश की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना कर दी थी बेटा? शर्की वंश की स्थापना कर दी थी।
शर्की वंश की स्थापना कर दी थी और ये चलता रहा जब तक लोधी वंश के शासकों ने इसको पराजित नहीं कर दिया। लोधी वंश तक ये चलता रहता है, उसके बाद शर्की वंश को लोधी वंश के शासक जो होते हैं वो पराजित कर देते हैं और शर्की वंश समाप्त हो जाता है। तो अगर पूछा जाए शर्की वंश की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो आप बोलेंगे फिरोज शाह या फिर तुगलक वंश के समय हुई थी। और ये कब तक चलता रहा था, लोधी वंश के समय तक चलता रहा था। किसने स्थापना करवाई थी, मलिक सरवर ने करवाई थी। और उस समय फिर तुगलक वंश में कौन सा शासक था, आपका नसरुद्दीन महमूद था। समझ में आ गई बात, नसरुद्दीन महमूद था। अच्छा, अगर जौनपुर की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है बेटा पूर्व का सिराज। पूर्व का पूर्व का शिराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पूर्व का शिराज इसे बोला जाता है। पूर्व के शिराज का मतलब क्या हो गया, शिराज एक जगह है बेटा जो कि ईरान में स्थित है और वहां पर एजुकेशनल सेंटर होता था। वहां पे भारत में इसी प्रकार का एजुकेशनल सेंटर जो था वो आपका जौनपुर था। क्लियर है बात, तो इसको पूर्व का सिराज भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुसलमानों को सरकारी नौकरी में प्रवेश मिला था। फॉर द फर्स्ट टाइम मेडिवल इंडिया नॉन मुस्लिम एंट्री वर गिवन इनटू नॉन मुस्लिम वर गिवन एंट्री इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब जो भी सल्तनत में था उनके सल्तनत में काम करने के लिए किसके शासनकाल में अनुमति मिलती है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ड्यूरिंग टाइम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके शासनकाल में हुआ था बेटा, तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इब्न बतूता की किताब है रेहला। ठीक है, इब्न बतूता की किताब है रेला। और ये माना जाता है, और रेला में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अपने शासन को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। वह अपने शासन में जो भी आपके एक तरह समझिए जो भी आपके अधिकारी होते थे उस अधिकारियों को एकदम शिक्षित वो रखना चाहता था, मतलब एक्सपीरियंस रखना चाहता था। अब वो उस एक्सपीरियंस के लिए ये नहीं देखता था कि वो मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है कि वो नॉन मुस्लिम है। ठीक है बात, तो इस समय मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो गैर मुसलमान भी थे या फिर जो हिंदू थे उनको भी इसमें शामिल करना, सल्तनत में शामिल करना शुरू कर दिया गया था। और इसके बारे में जानकारी मिलती है आपकी रिला से, जो किताब है आपकी इब्न बतूता की। ठीक है बात, बहुत बढ़िया हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। ये तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा। सांकेतिक मुद्रा का प्रश्न करने वाला कौन था बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय क्या हुआ था, सोने और सोने और चांदी की कमी हो गई थी। सोने और चांदी की कमी हो गई थी, तो चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के इसने बनवाए थे। कांसे के सिक्के बनाए थे और उस कांसे के सिक्के की वैल्यू वही थी जो कि आपकी किसकी थी, चांदी की। मतलब कांसे को प्रयोग किया गया था एज ए संकेत के तौर पर चांदी के लिए। समझिएगा बात को, कांसे को प्रयोग किया गया था एज ए संकेत के तौर पर चांदी के लिए। समझ में आगे बात, तो सोने और चांदी की उस समय कमी होने के कारण जो चांदी के सिक्के थे उसकी जगह पर इसने कांसे के सिक्के चलवाए थे जो कि संकेत के रूप में थे, इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है बात, चलिए बहुत बढ़िया। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसके दो आपके एविडेंसेस हैं। पहला है आपके तारीख फिरोज शाही जो कि जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई है, और दूसरी जो किताब है वो इब्न बतूता है जो कि इब्न बतूता की किताब है रेहला। समझ में आ गई बात, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शुरू करवाया था। ठीक है बात, अब क्वेश्चन नंबर 206। ठीक है बात, अब देखो निम्नलिखित में से किसने बलाथल का उत्खनन करवाया था। बलाथल का उत्खनन किसने करवाया था, तो अब देखेंगे बाबू बलाथल है कहां पर, तो बलाथल है बाबू राजस्थान में। बलाथल कहाँ पर है बाबू, राजस्थान में। बलाथल कहाँ पर स्थित है बाबू, राजस्थान में स्थित है। और इसका उत्खनन करवाने वाले कौन है बेटा, वीएन मिश्रा है। कौन है बाबू, वीएन मिश्रा है। इतनी बात दिमाग में रहेगी, चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा, देखो यूजीसी एनटीए दिसंबर 2019 सेकंड पेपर, जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं बेटा। मैंने इस तरह का अटैचमेंट इसलिए किया है क्योंकि आपको ये पता चले कि जितने भी पेपर मैं करवा रहा हूँ वो कोई छोटे मोटे पेपर नहीं है, वो बहुत ही हाई लेवल के हैं और इससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, जितने भी क्वेश्चन सीरीज में आपको करवा रहा हूँ बस उसको अच्छे से देखते रहिए। हाँ, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन के लिए आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं पिछले लेक्चर में व्यूज कम आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको महसूस होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट है आपको, तो प्लीज एक बार मुझे उससे बताइए, अवगत कराइए। जब तक आप मुझे उससे अवगत नहीं करवाएंगे तब तक मैं अपनी कमियों को कैसे सुधारूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन मैं बेस्ट होने का या फिर आपको अच्छी से अच्छी चीजें देने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है बात, किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए समय लगता है। तो मुझे भी इस चीज को, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा उन्हें पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अब ऑनलाइन क्लास मैंने शुरू की है, इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझ में कमियां होंगी, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं काटता, बिल्कुल कमियां होंगी मेरे। तो उस कमियों के बारे में जब आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे जरूर सुधारूंगा। और मैं हमेशा नई नई चीजों लाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। समझ में आ गई बात, चल बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं, इसमें मैच करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ताबूत अवधान जो है वो कहाँ का है बेटा, वो है हड़प्पा का। ठीक है बात, और विस्तारित सावधान जो है वो आपके सोनौली से प्राप्त हुआ है। विस्तारित सावधान कहाँ से प्राप्त हुआ है बेटा, सोनौली से प्राप्त हुआ है। संयुक्त सावधान की अगर आप बात करते हो तो ये मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है बेटा, लोथल से मिला हुआ है। और कलश सावधान मतलब कलश में रख करके जो दफनाए गए हैं वो कहाँ से मिला है बेटा, मोहन जोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है बात, ताबूत में रख करके कहाँ पर दफनाए गए हैं, लोथल में।
बहुत ही विस्तार में आपको जो शवदान मिले हुए हैं वो आपको मिले हैं कहाँ से बेटा? सोनौली से मिले हैं। संयुक्त शवदान मतलब एक साथ कई लोगों को दफनाया गया है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है बेटा? लोथल से प्राप्त हुआ है। कलश में रख करके अस्थियों को दफनाया गया है, वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो क्या हो गया बेटा? ए का पहला, बी का बी का चौथा, फिर उसके बाद सी का दूसरा और डी का तीसरा। ठीक है बात, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी इसका सही है। अब मैंने एक विवादित क्वेश्चन भी इसमें अटैच किया हुआ है। विवादित क्वेश्चन क्या है? जिसमें से एक नहीं दो ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, वो अभी आगे आने वाला है। ठीक है, अब देखो बाबू ध्यान से। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित है? ये भी 2019 के सेकंड पेपर का है बेटा। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि जो सिंधु नदी है, जैसे सिंधु नदी की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। अगर एशिया की बात करते हैं तो एशिया की लंबे नदियों में से एक आपकी मानी जाती है, कौन सी आपकी? सिंधु नदी मानी जाती है। जैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? वो है आपकी यांगतीसी की यांग नदी है, जो कहाँ पर बहती है? चाइना में बहती है। ठीक है बात। अब अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? आपकी आपकी कौन सी है? ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है सिंधु नदी की वो कौन सी सहायक नदी हैं जो कि अफगानिस्तान में प्रवाहित होती हैं। ठीक है बात। अब देखो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखो वितस्ता यहाँ पर दिया हुआ है, तो वितस्ता जो है वो आपकी झेलम नदी है। वितस्ता का मतलब क्या हो गया? आपकी कौन सी नदी होगी बेटा? झेलम नदी हो गई। वितस्ता का क्या मतलब हो गया बेटा? झेलम नदी। उसी तरीके से एक अस्किन है, अस्किनी। अस्किनी का मतलब हो गया बेटा चेनाब। अस्किनी का मतलब हो गया बेटा चेनाब। पारुष्णी नदी है। पारुष्णी नदी का मतलब हो गया बेटा रावी नदी। पारुष्णी नदी का मतलब क्या हो गया बेटा? रावी नदी। फिर उसी तरीके से विपाशा नदी है। विपाशा नदी है। विपाशा का मतलब हो गया व्यास नदी। विपाशा का मतलब हो गया व्यास नदी। और एक आती है आपकी शतुद्री। शतुद्री जो है ये है आपकी सतलज। ये कौन सी आपकी? सतलज है। ये तो आप जानते ही होंगे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है बात। ये आपकी जो आप बोलते हो ना सप्त सिंधु प्रदेश, समझ में आ गई बात। तो 7 नदियों का, तो 7 में से एक सरस्वती हो जाती है, बाकी की 6 जो हैं वो ये है। इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ठीक है बात। और उनके ये आपके ऋग्वैदिक कालीन नाम है, जैसे झेलम वितस्ता, चेनाब अस्किन, रावी परुष्णी, व्यास विपाशा, सतलज शतुद्री है। ठीक है बात। और ये सारी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहती हैं या तो फिर वो पाकिस्तान में प्रवाहित होंगी। ठीक है बात। या फिर आप सतलज की अगर आप बात करते हो तो वो तिब्बत वाले क्षेत्र से होती है, भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इन सारी नदियों को अगर देखेंगे तो कहीं पर भी आपका अफगानिस्तान नहीं आ रहा है। कहीं पर भी अफगानिस्तान आपका नहीं आ रहा है। तो अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी की कौन-कौन सहायिकाएँ? तो वो है आपकी हरिरुद्ध, कौन सी बेटा? हरिरुद्ध है, कुबा है और क्रुमु है। समझ में आ गई? याद रखिएगा हरिरुद्ध, कुबा और क्रुमु ये अफगानिस्तान से होकर के आती हैं और आपके क्या कहते हैं सिंधु नदी में मिलती हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यह राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, हरिरुद्ध, कुबा और क्रुमु। बाकी इन सब की अगर आप बात करते हैं तो ये सब क्या हो जाती है बेटा? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए, बी और सी हो गया, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। अब देखो बेटा, ये है विवादित क्वेश्चन बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान से निर्धारित किए गए? नहीं, नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद वाला जो होगा वो होगा नेक्स्ट विवादित वाला। ठीक है बात। तो अब देखो अस्किनी है, कुबा है, क्रुमु है और शतुद्री है। तो कौन-कौन सा है बेटा? तो अब देखो अस्किनी की अगर आप बात करते हो तो अस्किनी, अच्छा इसका वो नहीं दिया हुआ। ओके, 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 ओके। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। चलो अब बता देता हूँ। जैसे इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका मैं ले देता हूँ 1 एंड 2। ठीक है बात। ऑप्शन बी ले लेता हूँ मैं इसका 2 एंड 3। ऑप्शन सी ले लेता हूँ मैं इसका ऑप्शन सी 3 एंड 4। और ऑप्शन डी ले लेता हूँ मैं इसका 1, 2, 3 एंड 4। तो अब देखते हैं बाबू। अब देखो क्योंकि इसमें से एक से ज़्यादा हो जा रही थी ना, ठीक है। तो अस्किनी की अगर आप बात करते हो तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि अस्किनी का अभी आपने देखा था चेनाब नदी है, ठीक है बात। तो वह अफ़गानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, तो अस्किनी यहाँ पर नहीं होगा, अस्किनी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है बात। कुबा आपने देखा था, हाँ कुबा है। क्रुमु, हाँ क्रुमु भी है। शतुद्री की अगर बात करें तो वो भी सतलज है, ये भी अफ़गानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा? 2 एंड 3। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है बात इतनी? ठीक है बात। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 210। मन के बनाने वाले कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी? अब देखो इसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। जैसे अगर आप मन के बनाने की बात करते हो, जो बीट्स मेकिंग होता है, मन के जानते हो ना बेटा, बीट्स मेकिंग माला बनती थी, उसके उसके कारखाने कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसके कारखाने प्राप्त हुए हैं बेटा लोथल से, लोथल से, बनावली से, लोथल से, बनावली से और चनुदड़ो से। चनु दड़ों से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो बेटा, तो लोथल भी है यहाँ पर और उसके बाद बनावली भी है, दोनों हैं यहाँ पर। आमरी की अगर आप बात करते हैं तो वह भारत की सबसे पहली उत्खनन करने वाली प्राक हड़प्पा स्थल है, मतलब प्री हड़प्पन साइट है आमरी की अगर आप बात करते हो। रंगपुर जो है, रंगपुर में धान की भूसी प्राप्त हुई थी। रंगपुर में क्या प्राप्त हुआ था बेटा? धान की भूसी प्राप्त हुई थी। बात की है, ठीक है, बहुत बात की है, तो रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई थी। ठीक है बात। तो इसके जवाब क्या हो गया बेटा? इनके जवाब दोनों सही हैं। बनावली भी सही है और आपका कौन सही है बेटा? लोथल भी सही है। बनावली और लोथल दोनों सही है।
ठीक है बात? तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सबको मिल जाता है। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही होने के कारण इस क्वेश्चन का नंबर सबको मिला होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को, हित मित्रों को इसके बारे में ज़रूर बताएँ। बस इतना ही आप लोगों से रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है बात? इसको शेयर करिया करिए। इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें जाकर के वीडियो देखेंगे, छोटे-छोटे आपके नेशनल पार्क सारे उसमें करवा दिए हैं। यूनेस्को के टेंजिबल साइट्स मैंने करवा दिए हैं, यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट्स वहाँ पर करवा दिए हैं मैंने, ठीक है? विटामिन्स मैं करवा दे रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है बात? तो अब इतना समझिए, आपका 1 मिनट से कम में इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं वहाँ पर कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है बात? नवनीत सर क्लासेस 2024 डालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, इंस्टाग्राम है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट वीडियो दे दे रहा हूँ जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, बस आप उस वीडियो को देखिए, उसको रिवाइज़ कर लीजिए, जैसे यूनाइटेड नेशन का मैंने बना करके उसमें डाल दिया है। समझ में आया? शॉर्ट वीडियोज़ आपको बना करके दे दे रहा हूँ। यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट के मैंने शॉर्ट वीडियो यहाँ पर दे दी हैं, ठीक है बात? तो जहाँ पर आपको सुविधा हो, वहाँ पर जाकर के आप उसको देख लीजिए। समझ में आ गई बात? बस आपसे यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक, हित मित्रों तक ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है बात? थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो आप लोगों से मुझे चाहिए रहेगा। ठीक है बात? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।